दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दावा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट इंट्रीज, समायोजन प्रविष्टियों सहित अंतिम खाते से MCQs। इससे पहले हम लोग पार्ट 13 तक कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 14 से आगे करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, लिंक वहां पर दिया हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में भी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट जिसने अभी UPTCT PCT UPPCL UK GIC GDC और असिस्टेंट अकाउंटेंट या असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इससे पहले हम लोग 310 क्वेश्चन तक देख चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 311 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 311। एक व्यवसायी प्रारंभिक स्टॉक को लागत से 10% अधिक पर मूल्यांकन करता है। यदि प्रारंभिक स्टॉक के मूल्य 27,500 रुपये लिखा गया है तो उसकी लागत होगी ए रुपया 30,000, बी रुपया 24,750, सी रुपया 25,000, डी रुपया 22,500। देखिए ये जो क्वेश्चन है TGT 2013 में पूछा गया है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक व्यवसायी प्रारंभिक स्टॉक को लागत से 10% अधिक पर मूल्यांकन करता है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो है उसको कॉस्ट से 10% अधिक पर वैल्यूएशन करता है। यदि ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू जो दिया हुआ है 27,500 रुपया है तो उसकी लागत होगी, यानी कि कॉस्ट निकालना है। तो मान लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक जो है 100 है, ठीक है। तो 100 में आप 10% अधिक से अगर उसका वैल्यू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 का 10% आप निकालेंगे, 10 रुपये निकलेगा तो 110 रुपया हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 27,500 का जो ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यू दिया हुआ है ये 10% अधिक से दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि कॉस्ट अमाउंट निकालना है ओपनिंग स्टॉक का। तो कॉस्ट अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 27,500 इंटू 100/110 करेंगे तो आपका अमाउंट निकलेगा 25,000 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा 25,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 312 देखेंगे। सकल लाभ या हानि की राशि क्या होगी जब विक्रय की लागत 79,000 रुपये, विक्रय 1,10,000 रुपये, क्रय मूल्य 30,000 रुपये हो। ए रुपये 80,000 लाभ, बी रुपये 31,000 लाभ, सी रुपये 49,000 लाभ, डी रुपये 1,000 हानि। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है सकल लाभ या हानि की राशि क्या होगी, तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की बात कर रहा है यहाँ पे। जबकि विक्रय की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 79,000 रुपया दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है 1,10,000 रुपया, ठीक है, और परचेज दिया हुआ है 30,000 रुपया। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना सेल हुआ है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दीजिएगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 1,10,000 रुपया का सेल हुआ है, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा देंगे, 79,000 जो है माइनस कर देंगे तो 31,000 रुपया जो आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, रुपया 31,000 लाभ। क्वेश्चन नंबर 313 देखेंगे। इनमें से कौन सी संपत्ति स्थायी संपत्ति नहीं है, तो स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट नहीं है। तो देखिए भवन यानी बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, मशीनरी। तो भवन, फर्नीचर और मशीनरी ये तीनों क्या है, फिक्स्ड एसेट है। और रोकड़ कैश जो है वो करेंट एसेट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, रोकड़। क्वेश्चन नंबर 314 देखेंगे। यदि लाभ लागत का 25% है तो बिक्री होगी ए 10%, बी 20%, सी 25%, डी 33 तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ लागत का 25% है, तो लागत अगर मान लीजिए कि 100 रुपया है तो लाभ 25% कितना हो जाएगा, 100 का 25% निकालेंगे तो 25 रुपया होगा, ठीक है। तो सेल कितना हो गया, लागत प्लस लाभ यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 125 रुपया बिक्री हो गया, सेल हो गया, ठीक है। तो अब सेल पे लागत का प्रतिशत निकालना है, यानी कि जो बिक्री हुआ है, सेल हुआ है, उस पर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए कितना लाभ है, 25/125 इंटू 100 करेंगे तो आपका सेल पे लाभ का परसेंट निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 20%। क्वेश्चन नंबर 315 देखेंगे। ऐसी संपत्तियां जो कि व्यवसाय में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती है, ना कि पुनः बेचने के लिए कहलाती है। ए अमूर्त संपत्तियां, बी चालू संपत्तियां, सी स्थायी संपत्तियां, डी क्षयशील संपत्तियां। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी संपत्तियां, ऐसे एसेट्स जो कि व्यवसाय में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती है, न कि पुनः बेचने के लिए, ठीक है। तो रीसेल करने के लिए उसको नहीं खरीदा जाता है, ठीक है। तो ऐसे एसेट जो होते हैं वो फिक्स्ड एसेट होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, स्थायी संपत्तियां। क्वेश्चन नंबर 316 देखेंगे। चालू दायित्वों में कमी है, ए रोकड़ का स्रोत, बी रोकड़ का प्रयोग, सी ए और बी में कोई नहीं, डी ए और बी दोनों।
तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि चालू दायित्वों में कमी है, करेंट लायबिलिटी में अगर कमी होगी तो कैसे कमी होगी, जब आप करेंट लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तभी कमी हो पाएगी। और पेमेंट किससे करेंगे, कैश से करेंगे, कैश का प्रयोग करके पेमेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, रोकड़ का प्रयोग। देखिए जो क्वेश्चन है टीजीटी 2009 में पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 317 देखेंगे, वर्ष के आरंभ में एक फर्म का पूंजी खाते का शेष रुपया 1 लाख था। वर्ष के अंत में फर्म की कुल संपत्तियां 1.5 लाख की थी तथा कुल दायित्व 70,000 के थे। यदि उस अवधि में कुल आहरण की राशि 30,000 की थी तो वर्ष का शुद्ध लाभ या हानि क्या था। ए 10,000 लाभ, 20,000 की हानि, सी 50,000 की हानि, डी 10,000 की हानि। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, वर्ष के आरंभ में एक फर्म का पूंजी खाते का शेष 1 लाख था। तो एक फर्म है जिसका ओपनिंग कैपिटल जो दिया हुआ है 1 लाख है, ठीक है। वर्ष के अंत में फर्म की कुल संपत्तियां और ईयर के एंड में एसेट 1.5 लाख का था और टोटल लायबिलिटी जो थी 70,000 के थे, ठीक है। और टोटल आहरण जो था पूरे ईयर में जो आहरण हुई थी वो 30,000 की थी। तो वर्ष का शुद्ध लाभ या हानि क्या था, ये आपको निकालना है। दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। टोटल एसेट आपका 1,50,000 दिया हुआ है और लायबिलिटी जो है 70,000 का है। तो टोटल आपका कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल जो निकलेगा वो 80,000 रुपये निकलेगा। और ओपनिंग कैपिटल आपका दिया हुआ है 1 लाख और ड्राइंग भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ड्राइंग को माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल से, तो नेट कैपिटल 70,000 निकल गया ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए क्लोजिंग कैपिटल 80,000 है और ओपनिंग कैपिटल जो है वो 70,000 है। तो क्लोजिंग कैपिटल में आप ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। 80,000 माइनस 70,000 करेंगे तो 10,000 रुपया जो निकलेगा वो प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, रुपया 10,000 का लाभ। क्वेश्चन नंबर 318 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अमूर्त संपत्ति नहीं है। ए ख्याति, बी देनदार, सी कॉपीराइट, डी पेटेंट। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है एक अमूर्त संपत्ति यानी कि इंटेंजिबल एसेट नहीं है। तो देखिए इंटेंजिबल एसेट जो होता है गुडविल होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, लेकिन डेटर जो होता है वो इंटेंजिबल नहीं होता है, वो टेंजिबल होता है। तो डेटर जो हमसे गुड्स खरीदता है, ठीक है, उसको हम गुड्स सेल करते हैं डेटर को, तो वो हमारा देनदार होता है, उससे हम पैसे लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, देनदार। क्वेश्चन नंबर 319 देखेंगे, कर के अग्रिम भुगतान की प्रकृति है। ए संपत्ति, बी दायित्व, सी अग्रिम व्यय, डी आगत व्यय। तो कर के अग्रिम भुगतान यानी कि एडवांस टैक्स पेमेंट का जो प्रकृति है, ठीक है, वो किस प्रकृति या किस नेचर का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा, संपत्ति। एडवांस टैक्स पेमेंट आप कर देते हैं यानी कि पेमेंट आपको करना है बाद में लेकिन आप पहले ही कर देते हैं, तो वो आपके लिए एसेट हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 320 देखेंगे, एक कंपनी के चिट्ठे में अयाचित लाभांश को दिखाया जाता है, निम्न में से किस शीर्षक के अंतर्गत। ए संचय व एवं आधिक्य, बी प्रावधान, सी चालू दायित्व, डी विभिन्न मद। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक कंपनी के चिट्ठे में अयाचित लाभांश को दिखाया जाता है। अयाचित लाभांश यानी कि अनक्लेम्ड डिविडेंड को किस मद में दिखाया जाएगा, किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, चालू दायित्व। देखिए एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अयाचित लाभांश यानी कि अनक्लेम्ड डिविडेंड को चालू दायित्व, करेंट लायबिलिटी के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। और अयाचित लाभांश का आशय ऐसे लाभांश से है, ऐसी राशि से है जिसकी याचना न की गई हो परंतु निकट भविष्य में मांग की जा सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, चालू दायित्व। क्वेश्चन नंबर 321 देखेंगे, प्रारंभिक रहतिया 15,000, क्रय 95,000, अंतिम रहतिया 29,000, सकल लाभ बिक्री का 10% बिक्री राशि होगी। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए 60,000, बी 72,000, सी 80,000, डी 90,000। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 15,000, परचेज 95,000, क्लोजिंग स्टॉक 29,000, सकल लाभ बिक्री का 10%। तो बिक्री की राशि होगी, तो बिक्री की राशि हमें निकालना है। आपको पता है ना कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 15,000, ठीक है, परचेज 95,000 दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 29,000 है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज करेंगे और माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, तो 15,000 प्लस 95,000 माइनस 29,000 करेंगे तो 81,000 रुपया जो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है
सेल का 10% है, सेल्स का 10% है आपका ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं कि बिक्री अगर 100 है, प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, तो 10 रुपया निकलेगा प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 110 रुपया हो गया। अब कोस्ट की बात करेंगे तो इसका कोस्ट कितना हो जाएगा, कोस्ट हो जाएगा 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर सेल हमको निकालना है तो कोस्ट हमारा 81,000 दिया हुआ है, 81,000 इंटू 100/90 करेंगे तो 90,000 रुपया हमारा क्या आएगा, बिक्री आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, 90,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 322 देखेंगे, यदि सकल लाभ दर बिक्री का 25% है तथा विक्रित माल की लागत 1 लाख है तो सकल लाभ की रकम होगी ए 25,000, बी 20,000, सी 30,000, डी 33,333। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, यदि सकल लाभ दर बिक्री का 25% है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेट जो दिया हुआ है वो सेल का 25% है, और विक्रित माल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो दिया हुआ है वह 1 लाख है, तो सकल लाभ की रकम होगी। तो हमको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है, रेट तो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मानते हैं कि सेल जो है 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25% 25 रुपया, और इसका कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो 100 माइनस 25 करेंगे तो कितना निकलेगा, 75 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 1 लाख दिया हुआ है, तो 1 लाख इंटू प्रॉफिट का परसेंट कितना है 25%, और कॉस्ट कितना है 75, तो 25/75 कर दीजिए, 1 लाख इंटू 25/75 करेंगे तो 33,333 रुपया जो निकलेगा वो प्रॉफिट का अमाउंट निकलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, 33,333 रुपया। क्वेश्चन नंबर 323 देखेंगे, मान लीजिए एम है ओपनिंग स्टॉक, एन है क्रय, ओ है अंतिम स्टॉक, पी है विक्रय माल की लागत। सही समीकरण होगा ए एम माइनस एन इजकल टू ओ प्लस पी, बी दिया हुआ है, सी डी, इस तरह से आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक आपका एम है, परचेज एन है, क्लोजिंग स्टॉक ओ है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो पी है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या दिया हुआ है आपका, पी दिया हुआ, पी इज इक्वल टू क्या होगा, एम यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एन और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओ, ठीक है, एम प्लस एन माइनस ओ। और फिर इसको हम कह सकते हैं पी माइनस एम, यानी कि पी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एम, एम को हम लोग इधर ले आएंगे तो माइनस एम हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस ओ रहेगा, ठीक है। तो पी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसा है, पी वहीं पे रहेगा, और आप क्या करेंगे, एम को उधर ले जाएंगे और एन को इधर ले आएंगे, तो एन अगर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, एम माइनस इधर में था तो प्लस हो जाएगा, एम माइनस ओ होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी, एम माइनस ओ इज इक्वल टू पी माइनस एन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 325 देखेंगे, अदत्त मांगों को कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है, ए अंश पूंजी में जोड़कर, बी मांगी गई अंश पूंजी से घटाकर, सी चालू संपत्तियों के शीर्ष में, डी चालू दायित्वों के शीर्ष में। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, अदत्त मांगों को कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है, तो अदत्त मांगों को मांगी गई अंश पूंजी की राशि में से घटाकर कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। अदत्त मांग की राशि का आशय ऐसे राशि से जिसको मांगा गया हो परंतु प्राप्त न हुआ हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, मांगी गई अंश पूंजी से घटाकर। क्वेश्चन नंबर 326 देखेंगे, यदि ओपनिंग स्टॉक 2,45,000 दिया हुआ है, परचेज 15 लाख दिया हुआ है और विक्रय 17,40,000 दिया हुआ है, सकल लाभ दर लागत पर 20% है, कॉस्ट पे 20% है, प्रॉफिट का रेट जो है, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है आपको। तो ओपनिंग स्टॉक देखिए 2,45,000 दिया हुआ, परचेज 15 लाख है, सेल्स जो है 17,40,000 है, और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट जो है 20% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट पे 20% है। तो अगर मान लिया जाए कि सेल जो है 100 है, तो सेल यानी कि 100 है, कॉस्ट है, तो कॉस्ट का 20% प्रॉफिट अगर आप ऐड करेंगे तो 120 रुपया जो है टोटल सेल होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं
सेल दिया हुआ है उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम लोग निकालेंगे तो 17,40,000 इंटू 100/120 करेंगे तो 14,50,000 रुपया जो निकलेगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा। तो प्रॉफिट यहाँ से आपका निकल जाएगा। 17,40,000 में आप 14,50 माइनस करेंगे तो 2,90,000 क्या होगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। और जहाँ प्रॉफिट आपका निकल गया तो क्लोजिंग स्टॉक अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए जब ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हैं तो ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं 2,45,000, टू परचेज जितना अमाउंट है 15 लाख, ठीक है, और 22 सेल्स 17,40,000। अब प्रॉफिट आपका निकल चुका है 2,90,000 तो टू प्रॉफिट 2,90,000 करेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, परचेज और प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो लास्ट में आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो 2,95,000 जो होगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा 2,95,000। क्वेश्चन नंबर 327 देखेंगे। स्वामी की इक्विटी का अंतिम शेष 21,000 रुपया है। वर्ष के दौरान स्वामी ने 6,000 अंशदान किया तथा 4,000 आहरित किए। यदि फर्म की शुद्ध आय वर्ष के लिए 8,000 रुपया है तो वर्ष के प्रारंभ में स्वामी की इक्विटी थी। तो ओपनिंग कैपिटल आपको निकालना है। देखिए क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है और ड्राइंग भी दिया हुआ है, अंशदान भी दिया हुआ है। तो क्लोजिंग कैपिटल जो दिया हुआ है 21,000 है। क्लोजिंग कैपिटल में आप क्या करेंगे कि आहरण यानी कि ड्राइंग जो है ऐड करेंगे तो 25,000 हो गया। 4,000 मतलब ऐड करेंगे इसमें 21,000 में तो 25,000 हो गया। और वर्ष के दौरान स्वामी का अंशदान, तो स्वामी का अंशदान कितना है 6,000। इसको आप क्या करेंगे, घटाएंगे। 25,000 में 6,000 घटाएंगे तो 19,000 रुपया आएगा। और वर्ष के शुद्ध लाभ क्या करना है, आपको घटाना है। 19,000 में 8,000 आप नेट प्रॉफिट घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 11,000 रुपया जो निकलेगा वो ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा 11,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 328 देखेंगे। वर्ष के दौरान क्रय 60,000 रुपये के थे। माल के स्टॉक शेष वर्ष के प्रारंभ व अंत में क्रमशः 12,000 रुपया, 9,000 रुपया तथा सकल लाभ विक्रय का 1/5 है। सकल लाभ की राशि होगी ए 15,750, बी 14,000, सी 12,500, डी 17,250। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है वर्ष के दौरान क्रय 60,000 के थे तो परचेज जो था वो 60,000 का था। माल के स्टॉक शेष वर्ष के प्रारंभ व अंत में क्रमशः यानी कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ था 12,000 और 9,000, ठीक है। सकल लाभ विक्रय का 1/5 था। ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 1/5 था, ठीक है। सकल लाभ की राशि होगी, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आपको निकालना है। तो परचेज आपका दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 1/5 दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकालना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग करते हैं तो उसका क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 12,000 है, प्लस परचेज है 60,000 माइनस 9,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका निकल गया 63,000 रुपया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 63,000 रुपया निकल गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है सेल का 1/5 है और ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल्स। सेल का 1/5 जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सेल अगर हम 100 मानते हैं तो उसका 1/5 कितना होगा, 20 रुपया होगा। तो देखिए जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल चुके हैं 63,000 रुपया, तो 63,000 इंटू 100/80 करेंगे, 20 रुपया माइनस कर देंगे 100 में से, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वो निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। तो 63,000 इंटू 100/80 करेंगे तो 78,750 रुपया जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, सेल अमाउंट निकलेगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं तो प्रॉफिट का अमाउंट निकल जाता है। तो 78,750 माइनस 63,000 करेंगे तो 15,750 रुपया जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा 15,750 रुपया। क्वेश्चन नंबर 329 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतिम खातों में सम्मिलित नहीं है, ए व्यापार एवं लाभ हानि खाता, बी लाभ हानि नियोजन खाता, सी रोकड़ बही, डी आर्थिक चिट्ठा। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन अंतिम खातों में सम्मिलित नहीं है। अंतिम खाते कहने का मतलब जो बैलेंस शीट बनते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं होता है। देखिए व्यापार एवं लाभ हानि खाता ये अंतिम खाते में सम्मिलित होता है। लाभ हानि नियोजन खाता, रोकड़ बही, आर्थिक चिट्ठा। देखिए लाभ हानि नियोजन खाता भी होता है, आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट जो होता है वो भी फाइनल अकाउंट में बनते हैं, ठीक है। रोकड़ बही नहीं बनता है। एक व्यावसायिक संस्था द्वारा तैयार किए जाने वाले अंतिम खाते में व्यापार एवं लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा तथा लाभ हानि नियोजन खाता को सम्मिलित किया जाता है, जबकि रोकड़ बही लेखा करने की प्राथमिक बही है जिसमें लेन देनों का लेखा किया जाता है, इसे अंतिम खाते में शामिल नहीं किया जाता। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, रोकड़ बही। क्वेश्चन नंबर 330 देखेंगे। अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना लेखांकन की किस अवधारणा पर आधारित है, ए
प्रकट करने की अवधारणा, बी स्थिरता की अवधारणा, सी रूढ़िवादी अवधारणा, डी निरंतरता की अवधारणा। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ, अशोध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना लेखांकन की किस अवधारणा पर आधारित है? तो लेखांकन की रूढ़िवादी अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय संभावित हानियों का प्रावधान पहले ही कर लेती है, जबकि संभावित लाभों का प्रावधान नहीं किया जाता है। इसी अवधारणा के आधार पर अशुद्ध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करके लेखा किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, रूढ़िवादी अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 331 देखेंगे, अदत्त किराए का क्या अर्थ होता है? ए किराया नकद भुगतान कर दिया जाता है, बी किराया प्राप्त किया गया है, किराया देय हो गया है किंतु भुगतान नहीं किया गया है, डी किराया अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। देखिए, अदत्त किराया यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट, जिसका अमाउंट अभी बाकी है, जिसका किराया अभी बाकी है, तो किराया देय हो गया है किंतु भुगतान नहीं किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 332 देखेंगे, संपत्ति एवं दायित्व का विवरण होता है। ए आर्थिक चिट्ठा, बी तलपट, सी व्यापारिक खाता, डी लाभ हानि खाता। देखिए, संपत्ति और दायित्व का विवरण होता है। भाई, संपत्ति और दायित्व का जो स्टेटमेंट यानी कि एसेट और लायबिलिटी का जो दायित्व ये विवरण जो बनता है, स्टेटमेंट जो बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस शीट कहते हैं, जिसको आर्थिक चिट्ठा हिंदी में कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, आर्थिक चिट्ठा। क्वेश्चन नंबर 333 देखेंगे, अनार्जित आय लेखा एक है, लेखा है एक। ए परिसंपत्ति, बी देयता, सी आय, डी व्यय। तो अनार्जित आय जिसको अनअर्न्ड इनकम कहते हैं, वो लेखा देयता लायबिलिटी की श्रेणी में आती है। ठीक है, देयता की श्रेणी में आती है। तो अनअर्न्ड इनकम से ऐसे इनकम से जिसे प्राप्त तो कर लिया गया है किंतु कमाया नहीं गया है, इस प्रकार की आय एक अग्रिम प्राप्ति होती है जिसे कभी ना कभी भुगतान करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, देयता लायबिलिटी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 334 देखेंगे, निक्षेप निधि लेखा का शेष या डीडीआर स्थानांतरित होता है इसमें। ए लाभ और हानि, बी सामान्य आरक्षित लेखा, सी निक्षेप निधि निवेश लेखा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निक्षेप निधि लेखा के शेष या डीडीआर को सामान्य आरक्षित लेखा में स्थानांतरित किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 335 देखेंगे, शेष परीक्षण पत्र यह ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। लाभ और हानि, नकद लेन देन, उधार लेन देन, वित्तीय लेन देन के अंकगणितीय शुद्धता। तो शेष परीक्षण पत्र ट्रायल बैलेंस को लेन देन से संबंधित लेखों की अंकगणितीय शुद्धता को ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा डी, वित्तीय लेन देन के अंकगणितीय शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 336 देखेंगे, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। तो बैंक समाधान विवरण जो होता है यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, तैयार किया जाता है। एक वर्ष के दौरान जमा को ज्ञात करने के लिए, बी वर्ष के दौरान निकासी ज्ञात करने के लिए, सी वास्तविक बैंक बैलेंस ज्ञात करने के लिए, डी संगठन का लाभ ज्ञात करने के लिए। सिंपल है, वास्तविक जो बैलेंस है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग बैंक स्टेटमेंट यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, वास्तविक बैंक शेष ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 337 देखेंगे, एक संगठन का तुलन पत्र दिखाता है उस संगठन की वित्तीय स्थिति पूरे वर्ष के लिए, उस दिन के लिए जब वह तैयार किया गया है, एक महीने के लिए, एक सप्ताह के लिए। तो एक संगठन का तुलन पत्र दिखाता है उस संगठन की वित्तीय स्थिति। तो तुलन पत्र जिसको हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, उस दिन के लिए जब वह तैयार किया गया है। एक व्यावसायिक संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण अर्थात लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत तुलन पत्र आर्थिक चिट्ठा जिस तिथि को तैयार किया जाता है उस तिथि को व्यापार की वित्तीय स्थिति अर्थात उपलब्ध संपत्तियों और दायित्वों को प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में तुलन पत्र उस दिन के व्यापार के आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करता है जिस दिन वह तैयार किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 338 देखेंगे, एक कंपनी के तुलन पत्र में साख भवनों और ट्रेड मार्क को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया गया है? तो बी अचल संपत्ति, चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम निवेश। एक संपत्ति के तुलन पत्र में, सॉरी एक कंपनी के तुलन पत्र में, तो कंपनी है उसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट में साख भवन और ट्रेडमार्क को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया गया है? तो अचल परिसंपत्ति। एक कंपनी द्वारा तुलन पत्र में लिखे जाने वाले साख भवन एवं ट्रेडमार्क को अचल संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। स्थायित्व के अनुसार बनाए जाने वाले आर्थिक चिट्ठे में इसे सबसे ऊपर लिखा जाता है।
ठीक है, फिक्स्ड एसेट या अचल संपत्ति जिसको हम लोग कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 339 देखेंगे, कंपनी के तुलन पत्र में प्रस्तावित लाभांश किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। तो कंपनी के तुलन पत्र में प्रस्तावित लाभांश प्रोपोज डिविडेंड को प्रावधान प्रोविजन शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। साथ ही इसे लाभ हानि नियोजन खाता प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, प्रोविजंस। क्वेश्चन नंबर 340 देखेंगे, एक कंपनी के तुलन पत्र के देयता पार्षदों के किस शीर्षक के अंतर्गत बेदावी लाभांश को दिखाया जाएगा। ए आरक्षितियां और अधिशेष, बी आकस्मिक देयता, सी चालू देयताएं, डी प्रावधान। तो एक कंपनी का आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में बेदावी अयाचित लाभांश यानी अनक्लेम्ड डिविडेंड को चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, चालू दायित्व।